नमस्कार, मैं मणिभूषण। लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन के दूसरे पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम आगे की थ्योरीज का स्टडी करेंगे। अभी हमने पिछले वीडियो के अंदर लिंग निर्धारण की गुणसूत्री सिद्धांत के अंदर की स्टडी की थी। इसके अंदर हमने सबसे पहला जो उप सिद्धांत पढ़ा था वह असमान युग्मकों का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ हेटेरोगेमेट्स की स्टडी की थी। अब उसके अंदर दूसरा सब थ्योरी या उप सिद्धांत आता है जेनिक बैलेंस की थ्योरी या जीन संतुलन का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि उपयुक्त विधियों में पाया गया है कि लिंग का निर्धारण एक्स तथा वाई गुणसूत्रों द्वारा होता है, लेकिन यह विधि सार्वत्रिक रूप से या यूनिवर्सल रूप से लागू नहीं होती। विल्सन, ब्रिजेस, गोल्डस्मिथ द्वारा विभिन्न सजीवों पर किए गए प्रयोग द्वारा पाया गया कि प्रत्येक प्राणी में नर व मादा दोनों के लिए सामर्थ्य पाई जाती है तथा इनमें नर व मादा दोनों प्रकार के लक्षणों के लिए एक प्रकार का संतुलन पाया जाता है। इस प्रकार के लिंग निर्धारण का जीनी संतुलन सिद्धांत सीबी ब्रिजेस द्वारा ड्रोसोफिला के अंदर रिसर्च करके दिया गया। क्योंकि ड्रोसोफिला में वाई गुणसूत्र हेटेरोमॉर्फिक होता है तथा एक्स गुणसूत्र उपस्थित जीन से तो कोई विकल्प नहीं पाया था। एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित सभी जीन्स लिंग संलग्न वंशागति को प्रदर्शित करते हैं। वाई गुणसूत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति लिंग विभेदन में निर्धारक नहीं होती, बल्कि एक्स गुणसूत्रों की संख्या तथा काई गुणसूत्रों के समुच्चयों का लिंगानुपात का लिंग का निर्धारण करता है। यह सिद्धांत कहता है कि एक्स और वाई जो लिंग निर्धारण पड़ा था वह सभी जीवों पर समान रूप से लागू नहीं होता। इन्होंने ड्रोसोफिला पे अध्ययन करते हुए बताया कि दोनों जीनों का संतुलन के द्वारा किसी भी जीव का लिंग निर्धारण होता है, क्योंकि एक्स और वाई किसी भी लिंग का निर्धारण किस नर व मादा का निर्माण होगा या हर जीव के अंदर हर जीव नर या मादा का निर्माण करने में कैपेबल होता है। इसके लिए उन्होंने एक सिंपल सा फार्मूला दिया, सेक्स इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम या जीनोम्स। किसी के अंदर अगर बात की जाए, किसी जीव के अंदर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जैसे कि नरों के अंदर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 1 पाया जाता है ना, और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जीनोम की स्थिति क्या है, 2 पाए जाते हैं। अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस में कितने सेट पाए जाते हैं जीनोम के, 2, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 1, तो 1/2 0.5, तो मतलब वो मेल होगा। इसी प्रकार फीमेल की बात की जाए तो उसमें एक्स नंबर की संख्या पाई जाती है, x2 नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम 2, अगर उसका अनुपात 1 आता है तो वो फीमेल बनेगी। इसी प्रकार से अगर 1 से ज्यादा आता है, जैसे 1.5 आ रहा है, तो वो मेटाफील बनेगा। अगर 0.5 और 1 के बीच में आता है तो वह इंटरसेक्स बनेगा। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार कहने का मतलब यह है कि वाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण के अंदर इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, एक्स क्रोमोसोम निभाता है। एक्स क्रोमोसोम की संख्या तथा उस जीव के अंदर पाए जाने वाले जीनोम की सेट की संख्या का अनुपात लिंग का निर्धारण करता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर मैंने समझाया, अगर इस एग्जांपल की बात की जाए तो ह्यूमंस में नरों के अंदर 1 एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जीनोम के सेट 2 पाए जाते थे, 1/2 0.5 मेल होगा। फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अगर 2 ही जीनोम पाए जाते हैं तो मतलब 1 आया रेशो, तो वो फीमेल होगी। दोनों के बीच की स्थिति हुई तो वो इंटरसेक्स होगा। तो ये सिद्धांत कहता है कि दोनों जीन्स के बीच में जो संतुलन पाया जाता है उसके आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। उस संतुलन को बताने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यही जेनिक बैलेंस थ्योरी है। अब इसी मामले में तीसरा सिद्धांत था, उप सिद्धांत है मात्रात्मक सिद्धांत या क्वांटिटी थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी गोल्डस्मिथ ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार नर लिंग कारक एक्स गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, जबकि मादा लिंग कारक कोशिका द्वय में उपस्थित होते हैं। वो दोनों निर्धारक का संतुलन ही लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। यह सिद्धांत कहता है कि जो नर लिंग कारक होता है वो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, तो जब मादा लिंग कारक कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होता है, और दोनों का संतुलन ही किसी जीव का लिंग का निर्धारण करता है। जैसे इस एग्जाम्पल के रूप में जिप्सी मोथ की अनेक प्रजातियां विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें अंतर प्रजाति संकरण होता रहता है, लेकिन अंतरा प्रजाति संकरण में लिंग निर्धारण सामर्थ्य परिवर्तित हो जाता है। तो ये सिद्धांत सामान्य तौर पर कहता है कि जो लिंग का निर्धारण होता है एक्स और दोनों लिंग कारक, नर लिंग कारक एक्स गुणसूत्र में पाया जाता है, मादा लिंग कारक
कोशिका द्रव्य पाया जाता है और दोनों का जो संतुलन है उसके आधार पे लिंग का निर्धारण होता है। यह मात्रात्मक या क्वांटिटिक थ्योरी कहलाती है। तीसरा प्रकार का उप सिद्धांत आता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। इस प्रकार की क्रियाविधि मुख्य रूप से सामाजिक कीटों में पाई जाती है, जैसे कि मधुमक्खियों में। इसमें रानी तो डिप्लॉइड होती है, प्रजननशील होती है, श्रमिक डिप्लॉइड होते हैं परंतु बंधे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, वह प्रजनन नहीं कर सकते, जबकि ड्रोन सभी नर होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। नीचे चार्ट के द्वारा बताया गया, रानी डिप्लॉइड होती है, 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसके अंडे में 16 क्रोमोसोम। अगर अंडे फर्टिलाइज होते हैं तो वो जायगोट बनाते हैं और उससे लार्वा बनता है। लार्वा बनने के बाद अगर उस लार्वे को रॉयल जेली खिलाई जाती है तो वो आगे जाके रानी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर रॉयल जेली नहीं खिलाई जाती तो वो आगे जाके वर्कर में कन्वर्ट हो जाता है तथा स्टेराइल बंद होता है, प्रजनन नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर ये एक्स अनिषेचक जनन द्वारा नरों में कन्वर्ट हो जाते हैं, नर क्या करते हैं, ये नर अगुणित होते हैं तथा सिर्फ प्रजनन का काम करते हैं, जो मादा के साथ प्रजनन करके नए अंडों को जन्म देते हैं। यह हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड थ्योरी कहलाती है। तीसरा सिद्धांत कहलाता है गायनेंडोमॉर्फ। स्त्रू पुरुष वो प्राणी होते हैं, गायनेंडोमॉर्फ वो प्राणी होते हैं जिनके शरीर का कुछ भाग तो नर का होता है, कुछ भाग मादा का समा होता है। मतलब कि वो एनिमल उनमें रैंडमली किसी के अंदर शरीर के कुछ भाग नरों का होगा, कुछ भाग मादाओं का होगा। ये 3 प्रकार के होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर गायनेंडोमॉर्फ। यह प्रतिरूप ब्रैकोन बेबेटर ने दिखा गया है। इसके अग्र पश्च भागों में विपरीत लिंग शरीर पाया जाता है, जैसे कि हेड तो नर समान होता है तथा उसका पिछला शरीर मादा के समान होता है। यह एंटीरियर पोस्टीरियर गायनेंडोमॉर्फ कहलाता है। दूसरा टाइप होता है बायलेटरल गायनेंडोमॉर्फ। यह प्रतिरूप ड्रोसोफिला में देखा गया कि शरीर का आधा भाग तो नर होगा, एक साइड का भाग तो लेटरली एक साइड का भाग तो नर होगी और लेटरली दूसरी साइड का भाग मादा होगी। तीसरा टाइप कहलाता है सेक्स मोजेक। इस प्रतिरूप में शरीर में यत्र तत्र मादा उत्कों का सम्मिश्रण मिलता है, मतलब कि फिक्स पैटर्न नहीं पाया जाता है, कोई उत्तक नरी होता है, कोई मादा लक्षण को दिखाता है। तो इस प्रकार को हम कहते हैं सेक्स मोजेक। यह जो उप सिद्धांत कहलाता है यह गायनेंडोमॉर्फ कहलाता है। एकल कार की लिंग निर्धारण मोनोफैक्टोरियल सेक्स डिटर्मिनेशन। ड्रोसोफिला में उपस्थित रूपांतरित ट्रांस जीन लिंग निर्धारण को प्रभावित करता है। यह जीन ऑटोसोम पर उपस्थित होता है तथा अप्रभावी होता है। यदि युग्मनज एक्सएस गुणसूत्र हो, ट्रांस जीन सबयुग्मनज हो तो नर बनता है और प्रजननशील नहीं होती। यदि इस प्रकार एक्स वाई अवस्था में ट्रांस जीन होने पर सामान्य नर के लक्षण बने होते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि एक ट्रांस पाया जाता है, ये किसी लिंग का निर्धारण करता है। मान लो अगर ट्रांस सबयुग्मनज हो और एक्स एक्स गुणसूत्र हो तो वह नर तो बनेगा परंतु वो प्रजननशील नहीं होगा, मतलब कि वो इंटरसेक्स होगा। एक्स वाई कंडीशन होने पर और समयुग्मनज होने पर ट्रांस ही नर के लक्षण बने रहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार ट्रांस लिंग का निर्धारण कर सकता है। इसका लास्ट उप सिद्धांत है साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण का कोशिकीय आधार। इसका जो बार एंड वेटर ने इसका दिया था, बिल्ली की कायिक कोशिकाओं में गहरी अभिरंजित क्रोमेटिन पिंडों को देखा तथा इसका नाम बार बॉडी रखा। मादाओं के अंदर जैसा हम जानते हैं कि 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसमें से जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, वह अकेले रूप के अंदर पाया जाता है, जिसको हम कोशिका में देखा सकते हैं, इसको हम बार बॉडी कहते हैं। तो सिंपल सा सिद्धांत कहता है कि अगर किसी कोशिका में एक बार बॉडी पाई जा रही है तो वो मतलब मादा है, और अगर बार बॉडी नहीं पाई जाती तो वह नर है। मतलब लिंग निर्धारण का कोशिकीय आधार यही कहता है कि अगर बार बॉडी उपस्थित है तो वह मादा है, अनुपस्थित है तो वह नर है। और बार बॉडी क्या होती है, 2 एक्स क्रोमोसोम जो मादा के अंदर पाए जाते हैं उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पाया जाता है, जिसको हम बार बॉडी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया है, नंबर ऑफ बार बॉडी nx-1, x बराबर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो यह सभी गुणसूत्री सिद्धांत के उप सिद्धांत थे। अब इसका दूसरा सिद्धांत आता है वातावरणीय लिंग निर्धारण का वातावरणीय कारक।
मतलब लिंग, इस सिद्धांत कहता है कि लिंग के निर्धारण में वातावरण का भी इफेक्ट होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया है बोनेलिया। बोनेलिया में लिंग का निर्धारण एफ वॉल्चर ने किया। इसके अनुसार निषेचित अंडे से स्फोटन के पश्चात लार्वा पानी में फ्री हो जाता है, स्वतंत्र रूप से डेवलप होता है, तो लार्वा मादा में कन्वर्ट हो जाता है। यदि लार्वा प्रोबस्किस से अस्थायी रूप से संबंधित हो जाता है तो इंटरसेक्स, यदि लार्वा स्थायी रूप से प्रोबस्किस से संबंधित हो जाता है तो वह नरों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्होंने बोनेलिया को उदाहरण किया। बोनेलिया एक लैंगिक द्विधा स्पष्ट रूप से पाई जाती है। इसकी मादा बहुत बड़ी होती है जिसका प्रोबस्किस या थूथन पाया जाता है, और नर बहुत छोटा होता है। नर जनरली मादा के अंदर परजीवी के रूप में रहता है। अब अगर इन्होंने कहा कि इसका जो लार्वा होता है, ये कहता है अगर ये वाटर के अंदर फ्रीली मूव करता है तो ये किस में कर डेवलप होगा, ये मादा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये मादा के प्रोबस्किस से अस्थायी रूप से जुड़ता है तो ये इंटरसेक्स बनता है, और अगर ये लार्वा मादा के प्रोबस्किस से स्थायी रूप से जुड़ जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नरों में कन्वर्ट हो जाता, डेवलप होता है। यह सिद्धांत यही कहता है कि लिंग के निर्धारण में वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार बंता ने भी एक लिंग निर्धारण के अलग अलग एग्जाम्पल दिए। डेफिनिट्स में एग्जाम्पल किया। उन्होंने बताया कि अगर अल्प विकसित डेफिनिट्स को अपने व्यक्त लीजिएगा, बंता ने बताया कि डेफिनिट्स अगर अल्पविकसित डेफिनिट्स को हम एडल्ट के साथ रखते हैं तो वो नर में बनता है, अन्यथा वो मादा में डेवलप होता है। ये वातावरण का प्रभाव दिखाता है। कुछ प्राणियों जैसे ओफियोट्रोका में लिंग का पुनरावर्तन की घटना पाई जाती है। जब प्राणी नवजात होता है तो नर के समान शुक्राणु का निर्माण करता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह मादा में डेवलप हो जाता है। मतलब कुछ प्राणी एज के अनुसार अपनी या साइज के अनुसार अपना लिंग चेंज करते हैं। जैसे कि उन्होंने ओफियोट्रोका का एग्जांपल दिया, जिसमें जब ये वयस्क होता है या नवजात होता है तो वो मेल होता है, और जैसे जैसे एडल्ट होता जाता है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब वातावरणीय कारक थे जो लिंग को निर्धारित करते थे। इसका तीसरा सिद्धांत है हार्मोन द्वारा लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन बाय हार्मोन। उच्च कशेरुकी प्राणियों में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। एक विशिष्ट लिंग में सामान्यतः परिवर्तन के लिए विशिष्ट हार्मोन की आवश्यकता होती है। मुर्गियों में पाया गया कि अंडाशय को हटा दिया जाए, नर के समान कलिंगी विकसित होने लग जाती है। कई बार वृषण का भी विकास हो जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि लिंग के निर्धारण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हार्मोन्स का होता है। हम जानते हैं कि नरों के हार्मोन्स अलग होते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। फीमेल्स के हार्मोन अलग होते हैं जैसे कि एंड्रोजन होते हैं। यह हार्मोन्स ही डिफरेंट लिंग के निर्धारण को प्रभावित करते हैं। इसका उदाहरण एक साथ दिया है, लिली ने दिया है कि पाया कि पालतू पशुओं में जब विपरीत लिंग की जुड़वा संतानें उत्पन्न होती है तो नर संतान तो सामान्य प्रकार की होती है, लेकिन मादा संतान प्रजननशील नहीं हो पाती। इसका रीजन ये है कि जब जुड़वा संतानें होती है तो नर हार्मोन का उत्पादन पहले होने लग जाता है। नर हार्मोन का उत्पादन पहले होने लगने से वह मादा हार्मोन को प्रभावशाली नहीं होने देता, जिसके कारण जुड़वा बच्चों में एक तो प्रजननशील होता है नर, परंतु जो मादा होती है वो प्रजननशील नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उस समय नर हार्मोन का प्रभाव ज्यादा होता है। इस घटना को हम फ्री मार्टिन भी कहते हैं। तो यह सिद्धांत कहता है कि लिंग के निर्धारण में हार्मोन्स के कारक उत्तरदायी होता है। इसका सिद्धांत है उपापचयी भिन्नता या मेटाबॉलिज्म के कारण सेक्स डिटर्मिनेशन। मेटाबॉलिज्म के कारण भी सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। इसका एग्जांपल कबूतरों में किया गया, फाख्तों में किया गया। कबूतरों में देखा गया कि जिन अंडों में योग की मात्रा कम है उनमें भ्रूणीय परिवर्तन के समय ऑक्सीकरण की दर अधिक होती है तथा पानी की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण से नर संतानें उत्पन्न होती है। तथा जिन अंडों में योग की मात्रा अधिक हो उनमें डेवलपमेंट के समय ऑक्सीडेशन कम, पानी कम तथा प्रोटीन अधिक होता है, तो मादाओं की उत्पत्ति होती है। सिंपली देखा गया, सामान्य भाषा में समझाएं तो कबूतरों में जिन मादा में योग की मात्रा कम होती है उनसे नर उत्पन्न होते हैं, तथा जिनमें योग की मात्रा अधिक होती है उनसे मादाएं उत्पन्न होती है। ये मेटाबॉलिज्म के डिफरेंस के कारण ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है।
एक अन्य एग्जाम्पल और है रोटीफर्स के अंदर। रोटीफर में अगर ऑक्सीजन और भोजन की आपूर्ति अधिक होती है तो नर में डेवलप होता है जो लार्वा। अगर भोजन व ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो तो लार्वा मादा में डेवलप होता है। यह मेटाबॉलिज्म के डिफरेंस के कारण सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये उसके उदाहरण है। और लास्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय पैरासाइट या परजीवी के कारण लिंग निर्धारण। इसका उदाहरण है सेक्युलाइना, जो केकड़ों के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है, अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। यह अगर ये जो सेक्युलाइना अगर परपोची इसका नर है तो ये उसको मादा में कन्वर्ट कर देता है। ये इसी प्रकार संभवतः परजीवी की उपस्थिति के कारण परपोची में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिस कारण वो चेंज अपने परपोची को नर से मादा में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार का एग्जांपल एक और है, एपीफोलस नामक कीट थेलिया बाइमिकुलेटा पर परजीवी के रूप में पाया जाता है और यदि परपोची नर हो तो वह उसको मादा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये परजीवी द्वारा लिंगों का भी निर्धारण किया जाता है। तो ये सेक्स डिटरमिनेशन का वीडियो का पार्ट 2 है। धन्यवाद।